सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 3 के विषय में। भूगोल का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है अपवाह। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर यानी इस अध्याय के अभ्यास की। आप जानते हैं कि हमने इस अध्याय पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिसमें हमने इस अध्याय को विस्तार से समझा है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो ज़रूर देख लिया होगा, और अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएं, आपको वहाँ पर वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को, और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 से। देखते हैं क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 1 में। प्रश्न क्रमांक 1 में हमें दिया हुआ है दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को हमें चुनना है। ठीक है, चुन लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमसे वूलर झील के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, है ना, फिर तीसरा है ग पे उत्तर प्रदेश, और घ है जम्मू कश्मीर। तो क्या आप बता सकते हैं कि सही उत्तर क्या है? मुझे उम्मीद है आपने अपना विकल्प सोच लिया होगा, है ना। दोस्तों, जो इसमें सही जवाब है वो है हमारा जम्मू कश्मीर। आइए मिला लेते हैं। बिल्कुल सही, हमारा सही जवाब है जम्मू कश्मीर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वूलर झील जो है ये कश्मीर में ही स्थित है, और इसे भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कहा जाता है। क्या ये बात आपको खबर थी? और एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झीलें हैं उनमें से ये एक मानी जाती है। दोस्तों, महापद्मा सार इस झील का असली नाम है। ठीक है, जो क्षेत्र में प्राकृतिक जलाशय के रूप से विख्यात है, और प्रसिद्ध नाल सरोवर पक्षी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभ्यारण्य के पास में ही यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी वुलर झील के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? चलिए पहले तो इसके चारों विकल्पों को पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प है सतपुड़ा, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है ब्रह्मगिरी, और चौथा है पश्चिमी घाट के ढाल। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना विकल्प सही उत्तर सोच लिया होगा। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है ख यानी अमरकंटक। ठीक है दोस्तों, नर्मदा जो है आप जानते होंगे कि मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश है और गुजरात राज्य है इसमें बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है ना। मैकल पर्वत जो है उसके अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई प्रायः 1312 किलोमीटर है, और ये नदी दोस्तों पश्चिम की तरफ जाती है और फिर वहाँ से खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी नर्मदा नदी के बारे में। अगर हम छोटी छोटी जानकारियों को भी पढ़ते चलें तो ऐसा होता है कि हमें जो विकल्प हैं वो और बेहतर तरीके से याद हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? चलिए सबसे पहले चारों विकल्पों को पढ़ते हैं। पहला विकल्प क्या है? सांभर, दूसरा है वूलर, तीसरा है डल, और चौथा है गोविंद सागर। आपने अपना सही उत्तर सोच लिया है ना? इसका सही जवाब है सांभर यानी क। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत का जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर जयपुर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो वहीं राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के पास ही में स्थित है ये झील लवण जल, जिसका जल जो है वो लवण जल यानी खारा पानी की झील इसे कहा जाता है। दोस्तों, यह झील समुद्र तल से अगर हम बात करें कि कितनी ऊंचाई पर है तो ये 1200 फुट यानी लगभग 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या दिया हुआ है हमें प्रश्न क्रमांक 4? प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, चारों विकल्पों को पढ़ते हैं। पहला विकल्प है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी,
तीसरा है कृष्णा और चौथा है महानदी। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगर आपने वो अध्याय पर बना वीडियो देखा होगा तो आप झटपट उत्तर जानते होंगे कि इसका सही विकल्प, सही उत्तर है क्या? गोदावरी, है ना दोस्तों। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्रमुख नदी मानी जाती है ना। और ये नदी जो है ये अन्य दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसकी उत्पत्ति जो है ये त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है, जो कि पश्चिमी घाट में है और आगे फिर जाती है और ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी गोदावरी के बारे में थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? 4 विकल्प है, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या तापी। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो है घ यानी तापी। दोस्तों तापी पश्चिम भारत की सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में एक ज़िला है जिसका नाम है बैतूल। ये बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है और वहाँ से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र में एक जगह है खानदेश, है ना, वहाँ के खानदेश के पठार और फिर सूरत जो है उसके मैदान को ये पार करती है और फिर गुजरात में स्थित क्या है, खंबात की खाड़ी, है ना, वहाँ से होते हुए अरब सागर में गिरती है। ये छोटी सी जानकारी थी तापी नदी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, है ना, और ये विकल्प भी याद हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में हमें देने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 है कि जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी के उत्तर की। दोस्तों इस बात को समझिए, किसी भी उच्च भूमि, है ना, यानी भूमि उठी हुई हो, ऊंची हो, या फिर पहाड़ हो, पहाड़ तो आप जानते हैं क्या होता है ना, तो किसी भी उच्च भूमि या पहाड़ से दो अलग अलग जल निकासी घाटियों को अलग करने को पानी के विभाजन के रूप में जाना जाता है। एक पहाड़ी है, दो जल निकास है, इससे क्या हुआ कि जल की जो धाराएं हैं वो अलग अलग हो गई, है ना। इसे ही क्या कहा जा रहा है? जल विभाजक के तौर पर जाना जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी भी दी है कि हालांकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है ये मानसरोवर झील के पास में एक दूसरे के बहुत करीब है, यानी बहुत निकट है, पास में है तीनों, लेकिन जल विभाजन है वहाँ पे, जिसके कारण ये अलग अलग दिशाओं में बहती है। अगर ये नहीं होता तो तीनों एक साथ मिल जाती और फिर एक ही दिशा में बहती। ठीक है, तो जल विभाजन के होने की वजह से ये तीनों अलग अलग दिशाओं में बह रही है। हालांकि जल विभाजन क्या होता है ये अभी हमने जान लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न 1 के बाद में प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 है कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? यहाँ पर एक शब्द आपके सामने आ रहा है द्रोणी, जिसे हमने अध्याय में तो समझा ही था, यहाँ भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, द्रोणी जो है ना वो उस क्षेत्र को कहा जाता है, या मैं कहूँ कि उस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाएगा जहाँ पर क्या होता है ना कि आप या तो वर्षा ले लीजिए यानी बारिश का पानी, या फिर पिघलती हुई बर्फ़ का जो पानी है ये नदियों, नहरों या फिर नालों से बहकर के इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है एक ही स्थान पर। आप मेरी बात समझ गए? उसे ही क्या कहा जाता है? द्रोणी। यानी द्रोणी वो भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर पिघलती हुई बर्फ़ का पानी या फिर नदी बारिश का पानी एक ही जगह पर एकत्रित हो जा रहा है, नदियों, नालों या फिर नहरों से बह करके। दोस्तों उस स्थान से या तो एक बड़ी नदी में पानी जो क्षेत्र है उसके निकास करके वो आगे बह जाता है, या फिर कोई सरोवर की बात कर लें, या सागर हो गया या महासागर हो गया, इसके इलाके में जाकर के ये इससे मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि द्रोणी क्या होता है ये आपको स्पष्ट हो गया है। तो अब हम प्रश्न को समझ लें। प्रश्न में कहा गया है कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? चलिए ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों उत्तर में हमें बता दिया है कि गंगा द्रोणी जो है ये भारत का सबसे विशाल
नदी द्रोणी है, भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कहलाती है। ठीक है, ये हमने अध्याय में और भी विस्तृत रूप से पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपको ये बात पता होगी, है ना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए ये भी जवाब दे देते हैं। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम जो है ये कहाँ पे होता है? तिब्बत में। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास है। किसका? सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, अगर बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तरांचल के गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिण ढलान पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब दिशाओं की बात की जाती है ना, तो वो इसीलिए की जाती है ताकि हमारे मन में जो थोड़ा बहुत संशय हो, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो, वो समाप्त हो जाए। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो एक बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि नक्शे हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में, हमारी कल्पना में ज़रूर होने चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के बाद प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ठीक है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम हम लिख देंगे। फिर आगे कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, ये भी हमें बताना है। चलिए ये भी कर देते हैं। तो चौथे का उत्तर ये है कि अलकनंदा और भागीरथी ये दो धाराएं हो गई गंगा की, है ना। और ये कहाँ मिलते हैं? तो स्थान का नाम हो गया देवप्रयाग। जितना पूछा है उतना ही हम बताएंगे, अतिरिक्त में हमें नहीं आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तभी हमें सटीक उत्तर लिखने में महारत हासिल हो सकता है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कामगाद यानी सिल्ट क्यों है? ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर में हमें ये बताया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे तिब्बत में त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्सांगपो, है ना। तो तिब्बत में बहुत कम मात्रा में ये पानी प्राप्त करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं ना। यह वहाँ पर दोस्तों जो है हमसे कहा जा रहा है कि बहुत कम गाद है यानी सिल्ट है। और दूसरी ओर ये जो नदी है जब भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहाँ पर भारी वर्षा होती है ना। और भारत में दोस्तों यह बड़ी मात्रा में पानी और बड़ी मात्रा में क्या प्राप्त कर लेती है? गाद प्राप्त कर लेती है, यानी सिल्ट प्राप्त कर लेती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सॉरी, प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर के बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? ठीक है, इसका भी उत्तर समझ लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर ये है कि नर्मदा और तापी, जिनके बारे में मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देते समय, है ना। तो दोस्तों नर्मदा और तापी ये दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गर्त से होकर के बहती हैं और ज्वारनद मुख का ये यहाँ पर निर्माण करती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों समझिए, आर्थिक महत्व की बात हो रही है ना। उत्तर समझते हैं दोस्तों। झील का जो उपयोग है वो जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, भाई उससे विद्युत उत्पादित की जा सकती है ना। और एक झील जो है दोस्तों वो एक अच्छा पर्यटक आकर्षण भी हो सकता है। वहाँ पे टूरिस्ट लोग आएंगे, है ना, देखेंगे उसको, है ना। ये सब भी हो सकता है, आकर्षण का केंद्र बन सकता है पर्यटन के लिए। और प्राचीन काल से ही दोस्तों नदियाँ जो है वो मानव सभ्यता का केंद्र रही है। हमारी तो फिर सभ्यता का नाम ही नदियों से शुरू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता, आप जानते ही हैं, है ना। दोस्तों आज भी कई बड़े शहर एक नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों नदी के पानी का उपयोग जो है वो सिंचाई, नेविगेशन, जल विद्युत, मत्स्य पालन आदि सभी चीज़ों के लिए किया जाता रहा है और किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको नदियों से होने वाले आर्थिक महत्व
का भी अनुमान हो गया होगा, है ना। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 भी हमें अच्छे से समझ में आ गया है। एक के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 बहुत ही सरल प्रश्न है। हालांकि ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हिस्सा, 3 का पहला वाला बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप देखिए कितना सरल है ये। प्रश्न क्रमांक 3 का जो पहला प्रश्न है वो है कि नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। अब इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में हमें बांटना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन्हें बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वुलर की। तो वुलर झील की अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि ये जो है ये मतलब वुलर झील जो है ये कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और ताज़ा मीठे पानी की सबसे लंबी झील इसे माना जाता है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो वुलर झील जो है ये प्राकृतिक है ना। ठीक है, अब हम चूंकि इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर डल झील की। ठीक है, वुलर के बाद में। तो अगर मैं आपको डल झील के बारे में बताऊं तो जैसा कि आप उत्तर में देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि ये प्राकृतिक है। थोड़ी जानकारी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये भारत की जो है सबसे सुंदर झीलों में इसका नाम लिया जाता है दोस्तों। और डल झील जो है ये पर्यटक जम्मू कश्मीर जो है वो यहाँ पर आते हैं और डल झील देखने न जाएं ऐसा नहीं हो पाता, वो ज़रूर इसे देखने के लिए जाते हैं। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो यहाँ की जो हाउस बोट है वो होती है या फिर शिकारे, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो डल झील क्या है ये आप समझ गए, है ना। ठीक है, प्राकृतिक है ये। इसके बाद में अगर हम बात करें कि नैनीताल, है ना, नैनीताल के बारे में हम बात करते हैं तो नैनीताल जो है ये भी एक प्राकृतिक झील में ही आती है। ठीक है, हमें प्रश्न में बस ये बताना है कि ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। छोटी छोटी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको लंबे समय तक के याद रहें। ठीक है, अगर बात करें नैनीताल झील की तो इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि वैसे अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की तो वो 200 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और इस क्षेत्र में जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 60 झील हैं, यानी कि 60 वेटलैंड जिन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, अच्छा सा नाम है, छकाता, छकाता नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, वेटलैंड की अगर बात करें तो सूखाताल, अयारपाटा क्षेत्र, शेर का डांडा, है ना, आदि में अतिक्रमण जो है वो हर हाल में मतलब रोकने का प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए। ऐसा इन दिनों काफ़ी खबरों में हम देखते हैं, सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चौथे नंबर पर है भीमताल, है ना, इसकी बात करते हैं तो ये भी प्राकृतिक है दोस्तों। ये विशेष रूप से अगर इसकी बात करें भीमताल की तो ये एक त्रिभुजाकार झील है दोस्तों। ठीक है ना, यानी ट्रायंगुलर शेप में है और ये उत्तरांचल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर जो है नॉर्थ की ओर है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी लंबाई की तो ये 1674 मीटर के आसपास है और चौड़ाई की बात करें तो 447 मीटर इसकी चौड़ाई है ना। गहराई इसकी 15 से 50 मीटर तक है। और नैनीताल से भी यह जो है बड़ा ताल माना जाता है जो कि भीमताल है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, देखिए भीमताल कहा जा रहा है ना, भीम का मतलब ही होता है विशालकाय। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी, गोविंद सागर की, है ना। लेकिन इसके बारे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए ये मानव निर्मित है ना दोस्तों। गोविंद सागर जो है ये बिलासपुर ज़िले में है, हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर ज़िला है उसमें स्थित है, ये जो कि मानव निर्मित है निसंदेह, है ना। और इसका नाम जो है सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह उनके नाम पर रखा गया है दोस्तों। ये जो है ये झील जो है ये सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के उस समय इसका भी निर्माण करवाया गया था। और यह झील जो है भारत के नक्शे पर सबसे ऊंचा स्थान रखती है। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे इसके बारे में। फिर नाम आता है लोकताक झील का दोस्तों, है ना। तो ये जो है लोकताक ये प्राकृतिक झील है ना। भारत के पूर्व उत्तर भाग में ये स्थित है। नाम मैं आपको याद दिला देता हूँ, मणिपुर, है ना। मणिपुर जो है उस राज्य की एक झील है ये। और ये अपनी सतह पर तैरते हुए जो वनस्पति है और मिट्टी से बने जो द्वीप होते हैं ना उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इन्हें कुंदी भी कहा जाता है। और झील का जो कुल क्षेत्रफल की अगर बात कर लें तो लगभग 280 किलोमीटर के
आसपास से 280 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारापानी झील की, है ना। तो ये भी लोकताक की तरह ही प्राकृतिक है और इसे उमियम झील के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि इसे उमियम झील है, जिसे आमतौर पर बारापानी झील भी कहा जाता है। दोस्तों, ये भारत का जो पूर्व उत्तर में राज्य है मेघालय, है ना, उसकी राजधानी क्या है आप जानते हैं? मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलोंग, है ना। इससे उत्तर दिशा में ये लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर स्थित एक जलाशय है, इसे बारापानी झील कहा जाता है। और इसके अगर निर्माण की बात करें तो 1760 के दशक में इसकी शुरुआत में इसे जो है उमियम नदी को बांधकर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, 220 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास लगभग ये फैला हुआ है, या इसका क्षेत्रफल है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी बात हो गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चिल्का झील की। तो दोस्तों, चिल्का झील भी जो है एक प्राकृतिक झील है ना, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, और ये उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। क्या आप बता सकते हैं कि विश्व के नंबर 1 पर आने वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर उत्तर पता हो तो ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है ना। आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। दोस्तों, ये जो चिल्का झील है ये करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और इसमें मैं आपको बता दूं, इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें मछलियाँ जो होती है ना, उसकी 225 लगभग प्रजातियाँ जो है वो मौजूद है इस झील में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चिल्का झील के बारे में भी हमने जो है पढ़ लिया है। अब बात करते हैं सांभर झील के बारे में। मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, कि ये लवण जल यानी खारे पानी की झील है। समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये भी जो है प्राकृतिक है। अगर हम बात करें राणा प्रताप सागर की, है ना, तो दोस्तों राणा प्रताप सागर जो है ये मानव निर्मित झील, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला आता है जो है कांगड़ा, कांगड़ा ज़िला। ठीक है, इसके अंदर बात होती है शिवालिक पहाड़ियों की। तो शिवालिक पहाड़ियों की जो आर्द्र भूमि है, नमी युक्त भूमि है, इस पर जो ब्यास नदी बहती है उस पर बांध बनाया है, और बांध बना करके एक निर्माण किया गया है जलाशय का। इसी को नाम दिया गया है महाराणा प्रताप सागर। ठीक है दोस्तों, इसे पौंग जलाशय या पौंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये कब बनाया गया आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूं, ये 1975 में 1975 में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं निज़ाम सागर की। ठीक है, तो ये भी दोस्तों मानव निर्मित है ना। और मैं आपको बता दूं कि निज़ाम सागर झील जो है ये, या फिर आप निज़ाम सागर बंधा है वो बांध कह लीजिए, इसके कारण जो है ये बनल रिजर्वायर वाली झील कहलाती है। और गोदावरी नदी जो है ना, उसकी जो सहायिका नदी है, नाम आता है मांझी नदी। ठीक है, उस पर ये स्थित है। ठीक है, ये जो निज़ाम सागर है ये भी मानव निर्मित है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दोस्तों कौन सी झील के बारे में? पुलिकट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पुलिकट जो है ये एक प्राकृतिक झील है। ये तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी एक झील है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और इस झील की औसत गहराई की अगर बात करें तो वो 18 मीटर है। ठीक, तो ये भी प्राकृतिक हो गई। अब है नागार्जुन सागर और हीराकुंड, है ना। तो नागार्जुन सागर की अगर हम बात करें तो ये भी कैसी है? मानव निर्मित है ये, है ना। और इसके बारे में क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको कि हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर जो कृष्णा नदी है, नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये उस पर स्थित है। ठीक है, और इस बांध से बना हुआ जो नागार्जुन सागर झील है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कहलाती है। याद रखिए, मैं भारत की नहीं दुनिया की कह रहा हूँ, है ना। ठीक है, और इसके बाद में नाम आता है हीराकुंड का। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ एक बांध है निर्मित, और ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। और 1957 में महानदी पर निर्मित ये बांध जो है ये संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। क्या हुआ, दिमाग की बत्ती जली? ये उसी प्रश्न का उत्तर है जो मैंने आपसे पूछा था। ठीक है दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है ये 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 3 का जो पहला प्रश्न है ये अच्छे समझ में आ गया था, प्रश्न क्रमांक 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। ठीक है, क्या है प्रश्न क्रमांक 4? प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को हमने जो है यहाँ पर स्पष्ट
करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस उत्तर को समझना। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 अभी हमने देखा, लिखा हुआ है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट हमें करना है। तो एक एक करके स्पष्ट करते हैं, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों सबसे पहला अंतर जो है वो ये है कि अगर बात करें हिमालय नदियों की, तो हिमालय से ढकी जो पहाड़ियाँ हैं इनमें हिमालय की नदियाँ 12 मासी होती हैं। ठीक है, 12 मासी होती हैं। गर्मी के समय भी बर्फ़ पिघलती है, नदियाँ बहती रहती हैं, है ना, लगातार रूप से, निरंतर, है ना, सतत प्रवाह। अगर बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, तो इसमें क्या कहा गया है, जबकि कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो बरसाती होती हैं, है ना, यानी बारिश के मौसम में बहने वाली होती है, और प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव जो है वो बरसात पर ही निर्भर करता है। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। अगर बात करें दूसरे अंतर की, तो वो क्या है, अगर बात करें हिमालय नदी की, तो दोस्तों हिमालयी नदियाँ जो होती हैं उनका उद्गम स्थान जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर यानी हिमालय तरफ, ऊपर की ओर। ठीक है ना, नक्शे के हिसाब से बता रहा हूँ, नक्शे के अनुरूप। अगर प्रायद्वीपीय नदियों की वहीं पे बात करें, तो ये जो है दोस्तों चट्टानी सतह पर बहती हैं, है ना, और इसीलिए वे ना तो सिंचाई के योग्य है और ना ही सिंचाई के लिए ये उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई। दो अंतर हमने समझ लिए, है ना। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा अंतर क्या है, हिमालय नदियों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो ये जो नदियां हैं ये उत्तरी मैदानों में समतल होती हैं। ठीक है, समतल का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल आप समझ गए हैं। और सिंचाई, खेती, नौचालन उद्देश्य के लिए ये जो है ये अत्यधिक उपयोगी होती हैं। ठीक है, वहीं पे अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, तो अभी हमने देखा था कि सिंचाई के लिए उपयोगी तो है नहीं, और अपने साथ कोई जलोढ़ भी ये नहीं लेकर के आती। उनका जो तेज प्रवाह होता है, इसके कारण निक्षेपण गतिविधि जो है वो बिल्कुल शून्य की तरह यानी नगण्य होती है। यानी पानी जो है वो मिट्टी में जम पाए, उसकी उर्वरता को बढ़ा पाए, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं चौथे अंतर की। तो चौथे अंतर में अगर हिमालय नदियों की बात करें, तो सिंचाई के लिए इन नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए जो है नहरें यहाँ पर खोदी गई हैं, ऐसा बता रहे हैं। और वहीं पे अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, तो इसमें बताया जा रहा है कि चूंकि इलाके चट्टानी हैं और इन नदियों के किनारे ऊंचे हैं, इसीलिए नहरें यहाँ पर नहीं खोदी जा सकती। हाँ, हालांकि छोटे चैनलों की मदद से सिंचाई के लिए बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए यहाँ पर बांध ज़रूर बनाए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं पांचवें अंतर की। तो अगर हम बात करें इसमें हिमालय नदियों की, तो कई महत्वपूर्ण शहर और व्यापार केंद्र इन नदियों के किनारे पर स्थित हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, बहुत कम महत्वपूर्ण शहर या फिर व्यापार केंद्र इन नदियों के किनारे पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम और छठवें अंतर की। तो अगर छठवें अंतर के तौर पर हिमालय नदी की बात करें, तो दोस्तों ये उत्तरी मैदान की झरझरा मिट्टी पानी को सोख लेती है, जो बाद में कुओं और नलकूपों को खोदकर भूजल के रूप में भी उपयोग इनका किया जा सकता है हिमालय नदियों में। वहीं पे अगर प्रायद्वीपीय की बात करें, तो चट्टानी होने वाली अंतर्निहित मिट्टी किसी भी पानी को अवशोषित नहीं करती, और इसीलिए कोई भी कुआं यहाँ पर नहीं खोदा जा सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से ये बात समझ गए, दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए, यानी कंपैरिजन करना है, अंतर बताना है। ठीक, चलिए उत्तर समझते हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच में जो तुलना है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करें अगर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की, तो पहला अंतर दिया है, इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो हैं प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूर्व दिशा कौन सी होती है, जग जाहिर बात है। ठीक है, और वहीं पे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में क्या बताया है, नर्मदा और तापी प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य पश्चिमी बहने वाली नदियां हैं। दोनों का जिक्र जब होता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरे की बात करते हैं। दोस्तों ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप पूछेंगे कौन सी, ये पूछना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की। तो ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं पे अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात की जाए, तो ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं और बात करते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में इनका जो अपवाह तंत्र होता है वो विकसित और आकार में बड़ा है। वहीं पे अगर पश्चिम की बात करें, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में ये नदियाँ एक विकसित सहायक प्रणाली से रहित हैं,
यानी इनके पास नहीं होती ऐसी सहायक प्रणाली, और इनकी सहायक नदियाँ आकार में काफ़ी छोटी होती हैं। ठीक है, अगर बात करें पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की, तो चौथा अंतर हमें ये दिया है कि इन नदियों में एक विकसित और बड़ी सहायक नदी है, और अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो ये नदियाँ जो है ये गर्तों में बहती हैं। ठीक है ना, गर्त क्या होते हैं ये आप जानते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पांचवें अंतर की और अंतिम अंतर की। तो पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नदी बहुत गहरी नहरों से होकर के नहीं बहती। वहीं पे अगर बात करें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की, तो ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ऐसा हमें बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? भाई है ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्यों है ये हमसे पूछ लिया गया है। ठीक है, अब क्यों है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इसको विस्तार से समझते हैं छठवें उत्तर में। तो देखिए दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का क्या महत्व है इसको इंगित करते हैं, यानी इसकी ओर इशारा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों, नदियों में प्राकृतिक ताज़ा यानी मीठा, नेचुरली मीठा पानी होता है, जो मनुष्य सहित अधिकांश जानवरों के अस्तित्व यानी उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है ना। ठीक है, दूसरा दोस्तों, नदियों की अगर बात की जाए तो वे सिंचाई और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, है ना। अब तीसरा समझिए, वे मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं और कृषि के योग्य बनाते हैं, यानी उर्वरता पैदा करते हैं, जिससे बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। चौथा, नौचालन और परिवहन के लिए उपयोग इसका किया जाता है ना, नौका वगैरह चलती है इस पे। वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरा निवेदन है कि इस अध्याय पर बना हुआ वीडियो जो हमारी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप ज़रूर उसे जा करके एक बार देखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं पांचवी विशेषता की, है ना। तो वो ये है दोस्तों कि समुद्र के किनारे का अनुमान है, जहां महासागरों के नमकीन पानी के साथ मीठा पानी स्वतंत्र रूप से मिश्रित होता है। यह दुनिया के सबसे जैविक रूप से उत्पादक क्षेत्र में से एक साबित हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों का उपयोग किया जाता रहा है। इसके बारे में हमने कितने अच्छे से उस वीडियो में पढ़ा था, है ना। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। और इसके बाद कहा है कि कुछ झीलें भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे डल झील, नैनीताल। इसके बारे में हम इसी वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, है ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। आपको इस अध्याय का ये अभ्यास पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो और ये अध्याय पसंद भी आया है तो ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। और आप सभी के साथ में बहुत जल्द फिर से मुलाकात होने वाली है अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।